एंड अप टू सो ऑन। अगर आप इसमें देखें ए एन एक्स की पावर एन, पॉलिनोमियल डिग्री एन, यू ऑल नो कि अगर एन की वैल्यू वन हो गई तो हमारे पास एक डिग्री वन का पॉलिनोमियल बनेगा जिसकी फॉर्म जो होगी ए नॉट प्लस ए वन एक्स। सिमिलरली अगर मैं P2 की बात करूं, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास ए नॉट प्लस ए वन एक्स और प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, जिसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। सिमिलरली अप टू सो ऑन, एक और लिख लेते हैं। इसमें अगर आप देखें ए नॉट प्लस ए वन एक्स और प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। ऑल दीज आर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री वन टू एंड थ्री। मैंने तीन लिखे हैं यहाँ पे, और भी अप टू सो ऑन बात आगे तक जाती है। तो हमारे पास ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअली बात ये होती है कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल्स है, दिस इज दिस पॉलिनोमियल्स आर आइसोमॉर्फिक टू। आइसोमॉर्फिक का वैसे तो ये मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन आसान लफ्जों में आइसोमॉर्फिक के मीनिंग आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आइसोमॉर्फिक मीन इट लुक्स लाइक, तो मतलब इसकी तरह है। P1 जो है, अगर आप P1 को देखें ना, तो P1 एक हमारे पास वेक्टर है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट ऐसा है जिसमें हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, ओनली कांस्टेंट, और दूसरा हमारे पास जो यार मैंने इसलिए कहा था ये ना, आप लोग अपनी आईडी से टाइम बार बार वरना फिर अच्छा, तो इसमें P1 के बारे में बात कर रहे थे कि इसमें दो कंपोनेंट्स है, एक वेक्टर है, दिस इज जस्ट लाइक अ वेक्टर। एक दो कंपोनेंट्स है, वन इज अ कांस्टेंट और एक जो है डिग्री वन का कोफिशिएंट है। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक वैसे मैथमेटिकल टर्म है, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आप इसको फिलहाल इतना समझ लें कि आइसोमॉर्फिक मींस लुक्स लाइक दिस इज आइसोमॉर्फिक। आप देखो, अगर R2 देखो, R2 भी एक हमारे पास एक सेट है जिसके वेक्टर्स जो होते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। P1 भी एक हमारे पास सेट है, एक ऐसा सेट है जिसके हमारे पास कंपोनेंट्स दो कंपोनेंट्स वाले। तो यानी कि मैं P1 के बारे में कह सकता हूँ कि इट लुक्स लाइक R2। P2 के बारे में आप देख सकते हो कि P2 में आप देख सकते हो कि देयर आर थ्री कंपोनेंट्स। एक कांस्टेंट वाला कंपोनेंट है, एक डिग्री वन वाला कंपोनेंट है, और एक हमारा डिग्री टू है, स्क्वायर है, एक डिग्री टू वाला कंपोनेंट है। तो दिस लुक्स लाइक एक्चुअली R3 की तरह है। इसी तरह से P3 जो है, आप इसके बारे में कह सकते हैं यार ये R4 की तरह होता है, न so on। तो जब हमने इनके बारे में कहा कि यार ये जो आपके R1 R2 R3 R4, ये सारे जब वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं तो क्यों ना ये पॉलिनोमियल भी वेक्टर स्पेस फॉर्म कर सकते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कोई भी वो सेट जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, तो ये वो वेक्टर स्पेस कहलाता है। इससे बात मजीद आगे बढ़ाते हैं हम ये कहते हैं यार, ये अगर आप पॉलिनोमियल्स की बात करें या आर की बात करें, ये इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो एक कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं R2 की बात करूँ, इसके वेक्टर्स एक कॉलम वेक्टर में आएंगे। R3 में की बात करें, वो भी एक कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में आते हैं। ये वेक्टर है, आप इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये मैट्रिक्स है। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा मजीद जर्नलाइज करूँ, मैथमेटिक्स में हम यही करते हैं, हर चीज़ को जर्नलाइज कर देते हैं, ताकि कोई भी बंदा जब कोई इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो जस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं RN की बात कर रहा हूँ, अगर कोई RN की मैथमेटिक्स बंदे ने समझ ली, तो वो जस्ट अपने बात को समझने के लिए एन की वैल्यू टू पुट करके R2 में बात समझ लें। तो हम इसलिए कहते हैं हर चीज़ को जनरलाइज कर दो। तो मैं इस बात को मजीद जनरलाइज करने जाना चाह रहा हूँ। आपने कहा भाई ये R2 R3 वगैरह जो है ना, ये कॉलम वेक्टर्स है, तो कॉलम वेक्टर कह लो या इसको कॉलम मैट्रिक्स कह लो। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 1, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय 1 एंड अप टू सो ऑन। तो क्यों ना मैं एक और मैट्रिक्स ले लूं जिसका ऑर्डर जो है m बाय n का मैट्रिक्स ले लूं। तो हम इसके बारे में भी कहते हैं यार, ये भी आपके पास वेक्टर स्पेस फॉर्म कर सकता है अगर ये कंडीशंस जो है वेक्टर स्पेस की सेट है। इस
एमएमएन का मतलब है कि यार इसमें जो एलिमेंट्स होंगे ना, ये एक पूरा सेट है, मैट्रिसेस का सेट है। मैट्रिसेस के सेट में तमाम वो मैट्रिसेस, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बात समझाऊं। फॉर एग्जांपल मैंने इधर मैट्रिक्स लिखा 3/2। इसका मतलब ये है कि मैं उन तमाम मैट्रिसेस की बात कर रहा हूँ जिसका ऑर्डर जो है 3/2 है, 3 रॉस 2 कॉलम वाले तमाम मैट्रिसेस। अगर वो तमाम मैट्रिसेस का जो सेट है, अगर वो वेक्टर स्पेस की 10 कंडीशंस हैं, वो सेटिस्फाई करेगा तो वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो मुख्तसरन ये कि हमारे पास वो तमाम सेट्स जो कि वेक्टर स्पेस की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, वो वेक्टर स्पेस है। नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ आर एन हो, कोई सा भी सेट हो सकता है। अच्छा, फिर हमने मज़ीद आगे बात की थी। हमने कहा था कि यार ये वेक्टर स्पेस जो है ना, इसका एक सबसेट ले लेते हैं। आ, उस सबसेट का नाम हमने रखा था, सब स्पेस नाम रखा था। और सब स्पेस के बारे में हमने कहा था कि ये सब स्पेस जो होता है, ये एक्चुअली आपका वेक्टर स्पेस जो वी है उसका सबसेट होता है। और ये सब स्पेस उस वक्त कहलाएगा, मतलब सब वैसे सब, आपने देखा सबसेट तो बहुत सारे बन सकते हैं ना। किसी भी सेट के बहुत सारे सबसेट्स बना सकते हैं। आप लोग बचपन में जब सेट थ्योरी पढ़ते थे, तो कोई सा भी सेट आपको दिया जाता था, आपसे कहा जाता था यार इसके तमाम पॉसिबल सबसेट लिखो। तो आप क्या कहते थे, आप उसके पावर सेट बनाते थे ना। पावर सेट में क्या होता था कि तमाम पॉसिबल सबसेट लिख देते थे। पावर सेट बनाना ना यार, एक जो आसान सा सेट होता है ना जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स, उसके पावर सेट बनाते थे आप लोग। मैट्रिक वगैरह में अगर आप याद रिकॉल करें, या कोई अगर बंदा ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हो उसको अभी भी ये बात याद होगी। तो उसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स वाला सेट होता था, उसके 4 सब पॉसिबल सबसेट आप लिख देते थे। इसी तरह से आपका 3 एलिमेंट्स वाला होता था, तो आप उसके तमाम पॉसिबल सबसेट 8 सबसेट्स बनते थे। ये तो 2 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स की बात है ना। अब अगर मैं R2 की बात करूं, फॉर एग्जांपल R2 आपका एक एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन की जब मैं बात करूं, देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स देयर। एक्स वाई प्लेन पूरा प्लेन, देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स देयर। तो उसके सब स्पेस भी बहुत सारे पॉसिबल हैं। तो हम तमाम पॉसिबल सबसेट्स की बात नहीं करते, हम सिर्फ उनको कहते हैं सब स्पेस जो कि खुद वेक्टर स्पेस होते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में, अगर वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। पहली कंडीशन इसके अंदर ये होती है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स ले लें यू और वी के नाम से, इनको ऐड करें तो हमारे पास वो डब्ल्यू से बिलोंग करना चाहिए। और दूसरा कंडीशन हमने कही थी कि किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो ये वापस उसी सेट के अंदर आना चाहिए। व्हाट आर यू एंड वी? यू और वी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि डब्ल्यू से बिलोंग करते हैं। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस। किसी ने हैंड रेस किया है या होगा? अच्छा, आवाज़ आई थी, मैं समझा हैंड रेस हुआ है। अच्छा, बहरहाल, तो ये कुछ बातें थी जो हमने पिछली क्लास में की थी, और बिल्कुल आखिर के में मैंने पॉसिबल सब स्पेसेस लिखे थे। R2 के पॉसिबल सब स्पेसेस को लिस्ट किया था। हमने कहा था भाई R2 के पॉसिबल सब स्पेसेस जो हैं वो 3 होते हैं। वन इज ओनली जीरो वेक्टर, ऑल लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, और पूरा R2। ये दीज आर द सब पॉसिबल सब स्पेसेस ऑफ R2। और इसी तरह R3 की भी लिस्ट बनाई थी। उसमें हमने कहा था कि वो तमाम इसमें ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा। और फिर हमने लाइंस थ्रू ओरिजिन, तमाम वो लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, तमाम वो प्लेन्स जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, और पूरा R3। ये पॉसिबल सब स्पेसेस थे जो हमने पिछली क्लास में यहाँ तक डिस्कशन की। अब मैं आज की क्लास में फर्दर जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ, वो आप समझ लें कि सब स्पेस के ऊपर ही फर्दर कुछ बात करते हैं। और देखते हैं। ये मैंने हेडिंग यहाँ पे जो लिखी हुई है, दिस इज दिस आर 3 सब स्पेसेस: नल स्पेस, कॉलम स्पेस और रो स्पेस। ये क्या चीज़ें होती हैं? पहली डेफिनेशन जो हम इधर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नल स्पेस। नल स्पेस किसी को याद हो या कोई आइडिया है व्हाट इज नल स्पेस?
यस, एनी आइडिया? यार अगर आप रिकॉल करें, मैंने जो बात इधर लिखी थी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में, पहली लाइन ये लिखी थी कि वी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट में मतलब यही है कि इसमें कोई एलिमेंट तो जरूर प्रेजेंट होगा। अच्छा, किसी को ये याद है कि नल वेक्टर एक नाम की एक चीज होती थी, जो वेक्टर्स पढ़ते थे आप लोग फिजिक्स में? नल वेक्टर नाम की एक चीज होती थी। ओके, ठीक है। वो नल वेक्टर का होता था। खैर, नल वेक्टर से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे पास मैग्नीट्यूड जीरो होता था, यानी कि इधर भी कुछ मामला ये है कि नल स्पेस को की डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, आसान सी डेफिनेशन है। मैं ये कहूँगा कि नल स्पेस यार ऐसी चीज़ है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके नाम के साथ नहीं पढ़ी थी, लेकिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज नल स्पेस? नल स्पेस को हम लिखते हैं नल ए। नल ए किसी भी मैट्रिक्स का निकालते हैं। ए क्या है? कोई मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स। स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का नल स्पेस निकालने का मतलब ये होता है कि दिस इज एक्चुअली एक्स। और इसमें एक्स जो है, ये एक्स क्या है एक्चुअली? एक्स जो है हमारे पास, ए एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो जो होता है ना, इसका जो सोल्यूशन आप लोग निकालते हैं, दिस एक्स इज कॉल्ड नल स्पेस। मतलब ए एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो में ये जो हमारे पास एक्स निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड अ नल स्पेस। तो ये चीज़ वही है। मतलब आप इस चीज़ को क्या क्या नाम देते थे? ए एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो का क्या नाम था? याद है किसी को? जी बिल्कुल। ये कहलाता है होमोजीनियस लीनियर सिस्टम कहलाता था। हम इसको सॉल्व किया हमने फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट टू लेक्चर्स के अंदर इसके ऊपर बातें की थी। तो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का जो सोल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड अ नल स्पेस। अब हाउ टू फाइंड अ नल स्पेस, वी ऑल नो। जब नल स्पेस यानी कि होमोजीनियस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करते हैं, आप अगर रिकॉल करें, हमने उसकी डेफिनेशन में बात की थी कि होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऐसी चीज़ है जिसमें तमाम इक्वेशंस में कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि कांस्टेंट इज जीरो। जब मैं ये बात बोल दी कि कांस्टेंट इज जीरो, इज इट मींस के ऑल द इक्वेशंस, या अगर ये लाइन है या तो हम कहेंगे ऑल द लाइंस, और अगर प्लेन है तो ऑल द प्लेन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब ऑल द प्लेन्स या ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो इसका सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, यानी कि ये हमेशा कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम होता है। जब कंसिस्टेंसी की बात हो जाती है, फिर हम कहते हैं यार इसमें यूनिक होगा, इनफाइनाइट में नहीं होगा। ये डिपेंड करता है इसके ऊपर के रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था कि अगर रैंक जो है मैट्रिक्स का नंबर ऑफ अननोन से कम हो जाए, तो ये इन्फिनिट में नहीं सोल्यूशन होगा। रैंक अगर नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाए, तो ये यूनिक सोल्यूशन होगा। ये वो बातें जो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये नल स्पेस कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। वी ऑल नो। अब इसके ऊपर कुछ फर्दर डिस्कशन करते हैं। वो डिस्कशन भी खैर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मेरे पास लिखा हुआ है ए एक्स इक्वल्स टू जीरो। हमने इस ए एक्स इक्वल्स टू जीरो में एक्स को कहा है दिस इज कॉल्ड नल स्पेस। लेट्स से मैं कहता हूँ ए इस एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। एक्स क्या होगा? एन अक्रॉस वन का मैट्रिक्स होगा। तो यानी कि एक बात मुझे समझ में आती है कि यार ये एक्स अगर एक वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है, एक कॉलम वेक्टर एक्चुअली, ऐसा कॉलम वेक्टर है जिसमें नंबर ऑफ रॉस जो है या नंबर ऑफ कंपोनेंट इज एन। तो इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये जो एक्स है ना आपका, ये एक्स एक्चुअली बिलोंग करेगा आर एन से बिलोंग करेगा। तो यानी कि हमारा ये जो नल स्पेस है, जब मैं कह रहा हूँ कि एक्स आर एन से बिलोंग करेगा, तो यहाँ से मेरे पास एक बात कह सकता हूँ मैं कि ये जो आपका नल स्पेस ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का आप जब नल स्पेस निकालते हैं, ये सब स्पेस होता है आर एन का सब स्पेस होता है। एन क्या है इधर? व्हाट इज एन? आपको पता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास कॉलम्स जो होते हैं, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
और एक्स के अंदर कंपोनेंट्स भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। मेरे पास एक्स है, एक कॉलम वेक्टर है, इसके अंदर जितने भी तमाम अननोन वेरिएबल्स हैं उनको लिस्ट करता हूँ ना एक्स के अंदर। तो आर एन का सब स्पेस इसलिए हम कह रहे हैं, मतलब एक्स जो है फॉर एग्जांपल हो सकता है कि एक्स वन एक्स टू हो। मैं कहूँगा ये एक्स जो है ना आर टू का सब स्पेस है। एक्स जो है हो सकता है मेरे पास इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स आ रहे हो, तो मैं कहूँगा यार आर थ्री का सब स्पेस होगा ये। तो आर एन मीन्स ये है कि यार इस आर एन का सब स्पेस, ये मतलब है इसका। सब स्पेस क्यों होगा भाई ये? सब स्पेस इसलिए होगा क्योंकि हमें पता है कि सब स्पेस की जो कंडीशन है उनको ये सेटिस्फाई करेगा। और क्यों सेटिस्फाई करेगा, इसकी वजह ये है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। हमने पिछली क्लास में जो आर टू आर थ्री के पॉसिबल सब स्पेसेस देखे थे, हमने यही देखा था कि वो लाइन थ्रू ओरिजिन होगी, प्लेन थ्रू ओरिजिन होगा, या ओरिजिन ओनली होगा। तो ये यानी कि सब स्पेस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो वी नो सब स्पेस फाइंड कैसे करेंगे, मतलब ए एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी कि नल स्पेस आपको कहा जाए या नल स्पेस फाइंड करो, मैट्रिक्स दे दिया जाए, उस मैट्रिक्स का नल स्पेस फाइंड करने का कहा जाए, तो ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। ये काम हम पहले कर चुके हैं। एक एग्जांपल वैसे मैं अभी आगे करवाऊंगा दोबारा, लेकिन वैसे हम ये काम कर चुके हैं। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके चले, अब आगे बढ़ते हैं हम। जी हाँ, रिकॉर्डिंग का मैं कर रहा हूँ इसकी, तो इंशाल्लाह बात नहीं जाएगी। जी जी बोले। नल इसलिए कहते हैं क्योंकि यार ये जीरो जीरो है ना राइट साइड पे, ड्यू टू जीरो वेक्टर। आप जीरो वेक्टर या नल वेक्टर यही नाम देते थे ना कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, अभी किसी ने बताया भी था। तो इस वजह से इसको नल स्पेस नाम दे दिया क्योंकि ये जीरो वेक्टर की वजह से आता है। अजान हो जाए फिर बात करते हैं। अच्छा जनाब, ये बात हो गई नल स्पेस की। जी जी। जी हाँ बिल्कुल, ये कॉलम वेक्टर होता है ना। आप अगर रिकॉल करें हमारे पास ये जो लीनियर सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल मैं आसान से एक लीनियर सिस्टम बना लूँ छोटा सा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लीनियर सिस्टम है छोटा सा, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू जीरो। इक्वल्स टू जीरो बिकॉज दिस इज अ होमोजेनियस लीनियर सिस्टम, माइनस x प्लस y इक्वल्स टू जीरो। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे ना। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या कहते थे, आप कहते थे यार पहला जो कॉलम है ना इसमें फर्स्ट अननोन के कोफिशिएंट्स आएंगे यानी कि x के कोफिशिएंट्स आएंगे। सेकंड कॉलम में सेकंड अननोन यानी कि y के कोफिशिएंट्स आएंगे। और फिर आपका एक कॉलम वेक्टर बनता था अननोन्स का, जो x और y आ जाएंगे इसमें, और आपके पास राइट साइड पे कांस्टेंट्स बचा जीरो। So this coefficient matrix is called A. This is your X और ये आपका जीरो होता है। अच्छा जनाब, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो तीनों इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास कॉलम स्पेस। देखिए ऑब्वियसली नाम से ही आइडिया हो रहा है कि ये कॉलम स्पेस क्या चीज़ होती होगी। मैं इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूँगा। लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 3 4 5, और एक और मेरे पास मिसाल के तौर पे एक वेक्टर ले लें, कॉलम वेक्टर ले लें, फॉर एग्जांपल -1 2। यू ऑल नो कि यार ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, कोई नई बात नहीं है आप लोग के लिए। मैं आप लोग को बस ये कह रहा हूँ कि यार ये जो मल्टीप्लिकेशन आप लोग जिस तरह से करते रहे हो, आप लोग ये कहते थे यार इसको रो वाइज देखोगे, इसको कॉलम वाइज जाओगे, ये तरीकेकार होता है मल्टीप्लिकेशन करने का। सही है ये तरीका, हम इसको किसी और तरीके से व्यू करें। मैं इसी चीज़ को यूँ लिख सकता हूँ -1 की -1 मल्टीप्लाई बाय
टू थ्री और प्लस 2 into 4 5। मैं इसी मैट्रिक्स ये जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन है इसको इस तरीके से भी व्यू हम कर सकते हैं। आप जब इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे वही आंसर आएगा ऑब्वियसली, जो आपने जो 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 मेथड है जिसको यूज करके करते हैं मल्टीप्लाई, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो हम जैसे एक चीज़ को इस तरीके से व्यू करें। मैं काम करता हूँ, मैं इस बात को समझाने के लिए एक और यहाँ पे आप बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लीनियर सिस्टम ले लेता हूँ। ये लीनियर सिस्टम वैसे इसमें नंबर वन नोड्स नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल या कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं फिलहाल इसको बात कर दो केस से बात कर लेते हैं ताकि बात थोड़ी समझना आसान। a11x1 और a12x2 और प्लस a13x3 और इसी तरह से लिखा हुआ है a21x1 और a22x2 और a23x3। ये जो बात लिखी हुई है मेरे पास सही है, मुझे पता है कि राइट साइड पर कोई कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन मैं भी आपको इस चीज़ से कंपेयर करना दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें मैं इसी चीज़ को इस फॉर्म में कैसे लिखूँ। आप लोग वैसे ही करते थे कि यार ये जो लिखा हुआ है ना राइट साइड पे यार V1 V2 होता है, मैंने अभी फिलहाल वो नहीं लिखा है, मैं भी आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। मेरे पास ये जो लिखा हुआ है आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखते हो, आप लिखते हो कि यार ये आएगा A11 A21 पहले रो में पहले कॉलम में, फर्स्ट अननोन दूसरे कॉलम में दूसरे अननोन के कोफिशिएंट्स ये 2 है, तीसरे कॉलम में तीसरे अननोन के कोफिशिएंट्स A13 A23 वाले, और क्या नाम है हमारे पास फिर अननोन्स आर 3x1 x2 x3। इस फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स को मैंने वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई किया। मैं इसी चीज़ को अब यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको ऐसे x1 मल्टीप्लाई बाय a11 a21। मतलब इधर ये हो रहा था ना, पहला कंपोनेंट वेक्टर का पहला कंपोनेंट फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा था। मैंने भी ये किया कि पहला कंपोनेंट वेक्टर का x1 ये इसके मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा, वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट इस x2 ये दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a12 a22 आ जाएगा, और इसी तरह से हमारे पास ये आ जाएगा x3 थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीसरा कंपोनेंट थर्ड कॉलम से यानी कि a13 a23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो मेरे पास कॉलम वेक्टर्स लिखे हैं, मैं इन कॉलम वेक्टर्स को अगर नाम दे दूँ फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, ताकि कॉल करना आसान हो, बार इतना बड़ा वेक्टर कॉल लिखे, मैं इस वेक्टर का नाम a1 रख देता हूँ। वेक्टर ये मेरे पास एक और वेक्टर है, इसका नाम मैंने a2 वेक्टर रख दिया, और ये जो वेक्टर है मेरे पास इसका नाम मैंने a3 वेक्टर रख दिया। ठीक है भाई, अब आप ये करो कि ये जो मेरे पास इनकी वैल्यूज है इनको यहाँ पे पुट कर दो, तो हो जाएगा x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3। आई नो कि राइट साइड पे बी मौजूद था, मैंने उसको सिर्फ समझाने के लिए लिखा नहीं था, लेकिन वी नो के यार इसके बराबर में इक्वल्स टू b1 होगा, इधर इसके साथ b2 होगा, तो हमारे पास इधर राइट साइड पे क्या आ जाएगा b1 b2 आ जाएगा। अगर मैं इस b1 b2 वाले वेक्टर का नाम जो b नाम रखते हैं, तो मैं इधर लिख सकता हूँ b इक्वल्स टू दिस। तो ये हमारे पास एक चीज़ आ ये तो मेरे पास चीज़ आई है, ये इक्वेशन आप लोग ने जानी पहचानी इक्वेशन। वैसे इस इक्वेशन का नाम होता है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैं पहले इसको डिस्कस कर चुका हूँ, रिकॉल हो गई बात। तो ये वेक्टर इक्वेशन है, यानी कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है ना, आप उसने देखा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखने का एक और नया तरीका जो हमें मिला है, वो ये कि आपके पास या तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या तो इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा होगा, जस्ट इक्वेशन लिखी है, या मैट्रिक्स फॉर्म में आप लोग उसको कर लेते हैं। ये तीसरा तरीका है वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में उसको लिखिए। ये तो मेरे पास इक्वेशन जो मैंने डब्बे में बंद किया है, आप अगर इसको रिकॉल करें, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लीनियर कॉम्बिनेशन का। दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, x1 x2 x3 जो है ये नंबर्स हैं। ऑब्वियसली आप जब इसको सॉल्व करते हैं लीनियर सिस्टम को, x1 x2 x3 की वैल्यू आती है तो नंबर्स की फॉर्म, तो दीज आर नंबर्स। तो दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे डिफाइन करते हैं ना यार कि आपके पास कोई स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर प्लस स्केलर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर प्लस स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, इन सबको जब ऐड कर देते हैं एक नया वेक्टर आ जाता है जिसका नाम हमने यहाँ पे वेक्टर बी रखा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आपका वेक्टर बी है, दिस बी इज एक्चुअली एक्स प्लस एस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए। अच्छा, आप लोग फिर रिकॉल करें दोबारा से पुरानी बातें। मैंने एक डेफिनेशन आप लोग को समझाई थी लीनियर कॉम्बिनेशन की,
उसके फौरन बाद एक डेफिनेशन समझाई थी स्पेलिंग की। किसी को याद है कि लीनियर कॉम्बिनेशन और स्पेलिंग में क्या डिफरेंस था? एनीवन कैन टेल स्पेलिंग क्या चीज होती है? मल्टीपल वेक्टर्स में हाँ, बात सही है आपकी। इसको अगर मैं बाकी लोगों के लिए आसान लफ्जों में समझाऊँ इस बात को, तो इसको आप इस तरह समझ लें। यार ये चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका, इस तरह से आप मुझे हो गया चीज़ें तो इस तरह चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में हमने कहा था कि यार अगर मैं x1 x2 x3 की वैल्यू को फिक्स कर दूं तो मुझे रिजल्ट में बी एक ही वेक्टर मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। जबकि अगर मैं x1 x2 x3 की वैल्यूज चेंज करता रहूँ ना, मेरे पास वेरियस वेक्टर्स मिलते जाएंगे, बहुत सारे वेक्टर्स मिल जाएंगे। तो वो रिजल्ट में एक नया सेट बन जाएगा, दैट सेट इज कॉल्ड स्पैनिंग सेट। ये तो ये स्पैनिंग सेट आप ये समझ लें एक जनरलाइज फॉर्म होती है जिसमें हमारे पास बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन से बनके बना। मतलब स्पैनिंग सेट जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ही होते हैं, लेकिन वो जनरलाइज होते हैं, उसमें x1 x2 x3 के बहुत सारी चॉइसेस पॉसिबल होती हैं। जबकि लीनियर कॉम्बिनेशन की जब बात करते हैं तो x1 x2 x3 या फिक्स नंबर्स, ये फर्क होता है। स्पैनिंग जो है एक पूरा सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन से बनके बन रहा x1 x2 की x3 की डिफरेंट चॉइसेस यूज करके वो सेट बना। तो ये हमारे पास फर्क होता है। यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करते हैं, हम जो है ब्रेक लेते हैं नमाज का, 20 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जनाब अली, हमारी जो डिस्कशन चल रही थी, हमने हमने लास्ट में ये रिमार्क्स दिए थे कि एक्चुअली यहाँ पे बी जो एक्सप्रेस होगा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स हो गए। और अगर यहाँ पे मैं x1 x2 x3 की वैल्यूज को यहाँ पे फ्री कर दूँ, मतलब फ्री आई मीन ये कि चॉइस दे दूँ भाई, सिर्फ एक चॉइस ना मल्टीपल चॉइसेस रख दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे बी वेक्टर का एक सेट बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ स्पेलिंग वेक्टर। तो यहाँ पे अगर आप राइट साइड को देखें, दिस साइड जैसे हमने कहा कि दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अगर इसमें x1 x2 x3 अगर यहाँ पे फिक्स नहीं है तो स्पेलिंग सेट बना रहा है। और इसी स्पेलिंग सेट अगर आप ये भी देखें कि स्पेलिंग सेट ये कैसे बनना है, बाय कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए से बनना है। तो इसी चीज़ को हम कॉलम स्पेस का नाम देते हैं कि कॉलम स्पेस ऑफ ए को हम डिफाइन करते हैं कि कॉलम स्पेस ऑफ ए, इसको शॉर्ट में कॉल ए लिखते हैं। कॉलम स्पेस ऑफ ए के बारे में कहते हैं कि ये एक सब स्पेस है, और ये ऐसी सब स्पेस है जो कि वन कैसे लिया, वो वन ऐसे लिया कि सब स्पेस स्पैन बाय, कैसे बनती है स्पैन मीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया स्पैनिंग इज ऑल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन, बस इसमें वैल्यूज होती है कॉन्स्टेंट्स की, फिक्स नहीं होती, ओपन होती है, मल्टीपल लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो सब स्पेस स्पैन बाय व्हाट, सब स्पेस स्पैन बाय कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए, इसी को हम कहते हैं सब स्पेस। तो कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉलम स्पेस। यानी कि मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि हमारे पास ये जो वेक्टर बी दिया हुआ है ना, दिस बी बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ ए। मतलब ये है कि कॉलम स्पेस का एलिमेंट है, अगर मैं इसमें डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन रखूंगा और मेरे पास बी के डिफरेंट वेक्टर्स मुझे मिलना शुरू हो। यानी एक बात क्या है कि यहाँ से हमारे पास और कंक्लूजन के तौर पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो कोई भी लीनियर सिस्टम ए एक्स इक्वल्स टू बी के नाम से अगर दे दिया जाए, ये ए एक्स बी इक्वल्स टू बी कंसिस्टेंट कब होता है, वी ऑल नो, हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं इसकी फॉर्म में बात करूँ, ये जो मेरे पास वाली इक्वेशन लिखी है, अगर मैं इस इक्वेशन का नाम लिखूँ ताकि रिकॉल करना चाहूँ, इक्वेशन नंबर वन की फॉर्म में बात करूँ, मैं कहूँगा यार ए एक्स इक्वल्स टू बी उस वक्त पॉसिबल है, कंसिस्टेंट उस वक्त होगा जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि जब हमारे पास ये कॉलम स्पेस का एलिमेंट, कॉलम स्पेस का मतलब हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ए एक्स इक्वल्स टू बी यानी कि उस वक्त कंसिस्टेंट होगा जब हमारे पास ये जो बी जो है ये कॉलम स्पेस ऑफ ए से बिलोंग करता हूँ, बी इज इन कॉलम स्पेस ऑफ ए, मतलब बी बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो सिस्टम है, ये बात है कि ए एक्स इक्वल्स टू बी जो है यहाँ पर कंसिस्टेंट होगा, तो ये कॉलम स्पेस ऑफ बी से बिलोंग, तो
ये एक ही बात है। तो हमारे पास ये एक कंक्लूजन है। तो कॉलम स्पेस की ये डेफिनेशन है, जस्ट आपके पास ऐसी स्पेस जो कि ऐसा सब स्पेस जो कि कॉलम वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो मिलती है, बनके मिलती है, दैट इज कॉल्ड द कॉलम स्पेस ऑफ ए। अब ये कॉलम स्पेस जो है, अब ये कॉलम स्पेस जो है ये कहाँ से बिलोंग करेगी, मतलब ये जैसे आपने एक्स के बारे में कहा था कि वो आर एन से बिलोंग करता है, ये कॉलम स्पेस कहाँ से बिलोंग करेगा? कॉलम स्पेस जो है किसी भी वेक्टर का कॉलम स्पेस विच इज बी एक्चुअली, ये किसका सब स्पेस होगा? कॉलम स्पेस ऑफ ए सब स्पेस होगा आर की पावर किसका? ये है बंदा जो बता सके सब स्पेस ऑफ आर की पावर। मैं अगर बात करूँ कि मेरे पास लेट से मैट्रिक्स ए जो है एम बाय एन का मैट्रिक्स है, और ए एक्स इक्वल्स टू बी की बात करें, ए एन आपका ए जो है एम बाय एन का मैट्रिक्स है, और एक्स जो है ये इज एन बाय एन का मैट्रिक्स, एक्स जो है जिसकी अभी जरूरत वैसे ऐसा नहीं, लेकिन एन बाय एन का मैट्रिक्स, और बी बी इट बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ ए, तो बी जो है ये एम बाय वन का मैट्रिक्स होगा, एम बाय वन का। तो ये सब स्पेस किसका होगा? कॉलम स्पेस, मतलब बी से ताल्लुक है ना इसका। तो बी में कितने कंपोनेंट्स हैं? एम कंपोनेंट्स हैं, तो एम होगा सब स्पेस ऑफ आर की पावर एम से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलम स्पेस की डेफिनेशन है। इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये मैंने कॉलम स्पेस की डेफिनेशन बताई है, और रॉ स्पेस की डेफिनेशन बताई है। कॉलम स्पेस की डेफिनेशन ये जो मैंने येलो से लिखी है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉलम स्पेस। अगर आप मुझसे मैं बोलूँ कि यार रॉ स्पेस की डेफिनेशन क्या होगी, वैसे देखते हुए बता सकते हैं वही डेफिनेशन होगी, बस कॉलम की जगह वर्ड आ जाएगा रॉ का। इधर आपने लिखा है कॉलम स्पेस ऐसी सब स्पेस स्पैन बाय कॉलम वेक्टर्स होते हैं, तो इस डेफिनेशन को देखते हुए हम रॉ स्पेस की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। रॉ स्पेस कॉलम स्पेस की जो डेफिनेशन है, ऐसी डेफिनेशन को देखते हुए रॉ स्पेस इज रॉ ऑफ ए। रॉ ए इसको शॉर्ट में लिखते हैं रॉ ए। रॉ ए मींस दिस इज सब स्पेस spanned by raw vectors of A। मेरे पास मैट्रिक्स है एम बाय एन का मैट्रिक्स दिया हुआ, उसमें बहुत सारी रॉस है, तो उसमें हमारे पास अगेन मैं बात करूँ इसकी, तो मुझे बता सकते हैं कोई बंदा या बंदी के ये जो आपका रॉ स्पेस है किसका सब स्पेस है? आपने नल स्पेस के बारे में देखा, वो सब स्पेस था आर एन का। कॉलम स्पेस के बारे में देखा, वो आर एम का सब स्पेस था। रॉ स्पेस किसका सब स्पेस होगा? आर की पावर क्या होगी? मतलब ये कि रॉ स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं उसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे? अब देखो सिंपल सी बात है, आप मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए की मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैंने कहा मैट्रिक्स ए जो है ना, ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन बाई एन। मैट्रिक्स ए का किसी भी आप रॉ उठा लें, उस रॉ में कितने कंपोनेंट्स होंगे? देख, इस रॉ में देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 3/2 का, इसकी मैंने किसी भी रॉ उठाई, हर रॉ में कितने कंपोनेंट्स होंगे? फॉर एग्जांपल फर्स्ट रॉ उठा ले आप, फर्स्ट रॉ में कितने वेक्टर्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, सॉरी, दो होंगे। सिंपल सी बात है। बस इसे भी आप इसमें रॉ उठाओ, उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि मैं अगर इसमें बात करूँ तो किसी भी रॉ उठाओगे तो कितने कंपोनेंट्स होंगे? एन कंपोनेंट्स होंगे। तो रॉ स्पेस ऑफ ए जो है ये सब स्पेस होता है आर की पावर एन का। ये हमने तीन तरह के सब स्पेसेस की बात की है। अब इसके ऊपर फर्दर आगे डिस्कशन करते हैं, इन्हीं के ऊपर आगे फर्दर डिस्कशन। मैं इनके बेसिस वेक्टर फाइंड करना चाह रहा हूँ। किसी को याद है कि बेसिस वेक्टर क्या होते हैं? बेसिस वेक्टर्स के बारे में हम ये कहते थे कि वो वेक्टर्स होते हैं जिनमें दो बातें होती हैं। एक तो ये कि वो वेक्टर्स दीज वेक्टर्स शुड बी लीनियर इंडिपेंडेंट,
लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हम फाइंड करना चाहते हैं हर सेट के, क्योंकि मेरे पास हर सेट में देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स दिया। मैं अब चाहूंगा कि ऐसे एलिमेंट्स निकालूं जो इंडिपेंडेंट है, बाकी जो भी एलिमेंट्स आएंगे उस सेट में उनसे ड्राइव हो रहा है, उनसे निकल रहा है, ये वेक्टर्स जनरेट कर लूँगा बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स। या ये कह लो कि मैं उन फीचर्स को अलग करना चाह रहा हूँ डेटा में से जो कि पूरे डेटा को डिफाइन कर रहा है। तो लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब ये, तो बेसिस वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जो कि लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कि पूरे डेटा के इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, वो हमने उनको आइसोलेट करना चाहते हैं। दीज वेक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट। और दूसरा, इनकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये पूरे सेट को स्पैन करते हैं। स्पैन मींस जनरेट करते हैं, मतलब कोई सा भी वेक्टर उठा लूँ वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलकर बन रहा है। तो इधर हम चाह यही रहे कि नल स्पेस है, तो नल स्पेस का वो वाले वेक्टर्स उसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ। नल स्पेस है ए एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसमें एक्स को आप नल स्पेस का नाम दे रहे हैं। एक्स के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं, मैं उसमें से वो वेक्टर निकालना चाह रहा हूँ जो कि पूरी स्पेस को जनरेट कर। तो इसी तरह कॉलम स्पेस में भी है और रो स्पेस में भी है। तो नल स्पेस ऑफ ए के बारे में हमारे लिए कोई नई बात नहीं है यार, ये तो हम कई दफा कर चुके हैं। सब आप कई एग्जाम्पल्स हैं। नल स्पेस के बेसिस निकालना कोई नई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आसान सी दो एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स ले लिया, 1 - 1 और 4 - 4। मैं आपसे बोलूँ कि यार ये जो मैट्रिक्स है ना, इसके बेसिस फॉर नल स्पेस फाइंड करें, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो बेसिस फाइंड करें। बेसिस फॉर नल स्पेस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ए एक्स इक्वल्स टू जीरो को सॉल्व किया था। नल स्पेस का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ए एक्स इक्वल्स टू जीरो में जो एक्स होता है ना, दिस इज नल स्पेस, इसके बेसिस चाहिए। तो ए एक्स इक्वल्स टू जीरो को सॉल्व करने के लिए आप ये जो मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स के ऊपर दो ऑपरेशंस लगाते हो और सॉल्व करते हैं। एक्स इक्वल्स टू जीरो आंसर आएगा। तो 1 - 1 मैं क्या करूँगा, R2 - 4 टाइम्स ऑफ R1 अगर कर दूँ तो यू कैन सी ये जीरो जीरो हो जाएगा। मैं दिस इज जीरो जीरो, हमारे पास ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो है, दिस इज कॉल्ड अ पिवट। तो यानी कि x1 इज अ लीडिंग वेरिएबल है। अगर मैं इसको वापस इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ, यू कैन राइट x1 - x2 इक्वल्स टू जीरो। यू कैन सी कि जिस कॉलम में पिवट नहीं होता हम उस वेरिएबल को कहते हैं, ये फ्री वेरिएबल है। तो x2 इज फ्री वेरिएबल है। तो x2 को आप x2 भी रहने दे सकते हैं, और x2 का चाहे तो हम यूजली करते हैं नाम दे देते हैं, t नाम रख देते हैं। तो x1 की वैल्यू आपको मिल गई x2 के बराबर। और इसको अगर मैं वेक्टर्स की फॉर्म में लिखूँ, वेक्टर की फॉर्म में लिखूँ सोल्यूशन को, x1 x2, x1 की वैल्यू टी, x2 की वैल्यू बोथ था टी, तो दोनों टी के बराबर है। तो टी कॉमन निकाला, आपके पास आ गया 1 1। ये जो 1 1 आया, दिस 1 1 इज एक्चुअली कॉल्ड बेसिस फॉर कॉलम्स नल स्पेस ऑफ इट। दिस इज कॉल्ड बेसिस फॉर नल स्पेस ऑफ इट। मतलब ये कि तमाम x जो है इन इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलकर बन रहा है। इन सभी आप x उठा लें, वो x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलकर बन रहा है। मेरे पास इक्वेशन जो दी हुई थी, मतलब अगर यहाँ से इसका इक्विवेलेंट लीनियर सिस्टम बनाओ तो यू विल सी कि ये बनेगा x1 - x2 इक्वल्स टू 0 और 4x1 - 4x2 इक्वल्स टू 0। वो तमाम x1 x2 की वैल्यूज जो कि इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रही है, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज देयर, लेकिन वो तमाम वैल्यूज किस पे डिपेंड कर रही होंगी, इस वेक्टर से निकल रही होंगी। तो दिस इज द मेन वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द बेसिस वेक्टर। बात समझ में आ रही है क्या मैं कह रहा हूँ, किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ। ये मेन वेक्टर यार ये है। वेक्टर्स आर सो मैनी। फॉर एग्जांपल मैंने एक और वेक्टर उठा लिया, x1 की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने कहा -6, x2 की वैल्यू भी -6। ये वो वेक्टर है जो कि इस सिस्टम में आप इसको पुट करेंगे ना, सेटिस्फाई करेगा। क्लियरली आप देख सकते हो x1 की वैल्यू भी -6, x2 की वैल्यू -6 सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये -6 ये है ज़रूर इसका, लेकिन ये बन कहाँ से रहा, इधर से ही जनरेट होगा। मैं t की वैल्यू यहाँ पे जस्ट -6 पुट कर दूंगा, ये मेरे पास सेट बन जाएगा। तो मेन वेक्टर कौन सा है, बनना। ये मेन वेक्टर है जो कि पूरे सेट को जनरेट करता है। मैंने आसानी से एक वेक्टर की एग्जांपल्स ली थी ताकि उससे बात समझ में आए कि होता किस तरह से। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 3 by 3 का फॉर एग्जांपल ले लें। लेट्स से एक मैट्रिक्स है 1 0 1 2 0 2 और -3 0 -3। अगेन वेरी आसान सी एग्जांपल है। एक स्टेप में इसका बन जाएगा, एक स्टेप में आ जाएगी। यू कैन सी कि मैं सिंपली क्या करूँगा मेरे भाई, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 कर देंगे। This will become 0 0 0 again 0 0 0। ये आपके पास रिपीट हो गया।
उसके बाद आप इसकी वापस इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं, ये बन जाएगा x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। जिस कॉलम में पिवट नहीं होता है, these those are called free variables, so you can see x2 and x3 are free variables। आप चाहें तो x2 x3 के नाम देना चाहे s और t तो वो देते हैं, इनको ऐसे इसी नाम से भी चला सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल ये किया कि x2 का नाम t रख दिया, x3 का नाम s रख दिया, या वाइस वर्सा जो भी नाम चाहे आप रख लिया। तो x1 किसके बराबर आ जाएगा, x1 विल बी इक्वल्स टू माइनस s। इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर आप लोग इजाजत है थोड़ा डायरेक्ट स्टेपिंग में करना चाहूँगा। ओके, x1 की वैल्यू में भी s आ रहा है, मतलब हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर s है, दूसरा पैरामीटर t है। s के साथ कुछ चीज़ें आ रही हैं और t के साथ कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो मैं वेक्टर्स को इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ। x1 के अंदर s वाली टर्म बिल्कुल प्रेजेंट है, x2 के अंदर s वाली टर्म नहीं है मौजूद, x3 के अंदर s वाली टर्म मौजूद है, या ये -1 s कॉमन निकालिए। सिमिलरली x2 के अंदर सॉरी x1 के अंदर देयर इज नो t, 0 आ गया। x3 के अंदर जो है क्या है, x3 के अंदर t, x2 के अंदर t प्रेजेंट है, x3 के अंदर 0। सो मेरे पास जो बेसिस वेक्टर्स का सेट बना है इसमें दो आ रहा है। तो इस एग्जांपल की उसमें एक ही बेसिस वेक्टर आया था, इस वाले सेट में दो बेसिस वेक्टर आ रहे हैं। तो बेसिस वेक्टर एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस वाले एग्जांपल में दो आ रहा है, -1 0 1, और दूसरा वेक्टर आ रहा है 0 1 0। ये नल स्पेस के बेसिस वेक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपके जो लीनियर सिस्टम के बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, बहुत सारी एक्स की वैल्यूज पे लीनियर सिस्टम की बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका लीनियर सिस्टम लिखूं, x1 प्लस x3 2x1 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0, -3x1 और -3x3 इक्वल्स टू 0। देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 एग्जिस्ट जो कि इस लीनियर सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन वो तमाम की तमाम वैल्यूज जो है वो मेनली कहाँ से ड्राइव हो रही होंगी, वो इन्हीं दो वेक्टर्स, ये दो मेन वेक्टर्स हैं जिस तरह से वो वैल्यूज जनरेट हो रही होंगी। मतलब ये कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से वैल्यूज जनरेट होंगी। दिस इज द बेसिस वेक्टर जो कि लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, और तमाम पूरे सेट को ये जनरेट करना होता है। दो बातें, लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, तमाम वेक्टर्स इससे जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन ये वाला जो मैंने एग्जांपल किया, ये कोई एग्जांपल नहीं, बस इसमें हमने कहा कि जो सोल्यूशन निकलता है, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड बेसिस वेक्टर। ओके, अब आते हैं कॉलम स्पेस के बेसिस के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। जी जी बोलिए, क्या थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? हाँ, वो मैं बताता हूँ, चलो आप अच्छा किया पूछ लिया, मैं बता देता हूँ। मैं काम करता हूँ, एक छोटी सी मासूम सी एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें ठीक है सोल्यूशन आ रहा है। ये नल स्पेस की एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेट से मेरे पास लिखा 1 -1 2 0 तक। मैं बेसिस फाइंड करने के लिए या नल स्पेस फाइंड करने बेसिस फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस पर ऑपरेशन लगाऊंगा। ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 -2 R1 लगेगा। दिस इज 1 -1, दिस विल बिकम 0, -2 इक्वल्स टू। सो यू कैन सी के देयर इज नो फ्री वेरिएबल हियर, x1 -x2 इक्वल्स टू 0। तो जैसे आप ट्रिपल सोल्यूशन कह रहे हैं वो होगा -2x2 इक्वल्स टू 0। यानी कि हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है, x2 की वैल्यू 0 आ रही है, इधर ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो मींस के x1 भी 0 आ जाएगा। सो x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। जब इस तरह केस होता है, यानी कि पैरामीटर कॉमन नहीं निकलता है, ट्रिपल सोल्यूशन आता है उनकी, तो हम इसको कहते हैं कि देयर इज नो बेसिस वेक्टर, कोई बेसिस नहीं, जीरो वेक्टर को हम बेसिस वेक्टर का नाम देते हैं। यही आ रहा है। अगर आप रिकॉल करें कल की क्लास, पिछली क्लास में जो मैंने आखिरी टॉपिक डिस्कस किया था, तो मैंने पॉसिबल सब स्पेसेस लिखे थे। R2 के पॉसिबल सब स्पेस मैंने लिखे थे 0 वेक्टर और लाइन थ्रू रीजन और प्लेन थ्रू रीजन, सो R2 में। उसके बाद मैंने ये किया था कि जब सिर्फ 0 वेक्टर आ रहा था, मैंने कहा था यार इसकी डायमेंशन 0 है,
लाइन थ्रू रीजन जो है तो उसकी डायमेंशन हमने कहा था 1 होती है, पूरे R2 की डायमेंशन हमने कहा था 1। तो डायमेंशन अगर हमारे पास 0 होती है तो इसका मतलब होता है कि देयर इज नो फ्री वेरिएबल। डायमेंशन का मतलब फ्री वेरिएबल्स होते हैं या ये कह लो कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, यानी देयर इज नो पैरामीटर। तो इस वाले केस में भी देयर इज नो पैरामीटर, इस वजह से हम कह रहे हैं नो बेसिस, यानी कि इसकी डायमेंशन 0 है। और प्रीवियस दो एग्जाम्पल में डायमेंशन 1 होता है। ये भी एग्जाम्पल ठीक है। ये पूछा था आपने। अच्छा, ये थोड़ा सा असल में आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। अगर पैरामीटर कॉमन आ जाता है ना तो ये बेसिस को बेसिस कहलाएगा। तो पैरामीटर आएगा तो बेसिस कहलाएगा। अच्छा, अब कॉलम स्पेस के बेसिस कैसे निकाले जाते हैं इस बात को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल से बात स्टार्ट करूंगा। फाइंड बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। अभी हमने जिस मैट्रिक्स पे वर्किंग की है वही ले लेते चले। 1 0 1 और थोड़ा सा चेंज करना, 2 0 2 और लेट्स से -3 0। थोड़ी सी चेंजेस किया मैं आपसे कहता हूँ यार इसमें बेसिस निकालो, लीनियर स्पेस कॉलम स्पेस ऑफ ए। देखिए बेसिस का मतलब जैसे मैं एक बात को बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि लीनियर इंडिपेंडेंस इसमें बहुत जरूरी है। तमाम वेक्टर्स का इसमें लीनियर इंडिपेंडेंस होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे एक बात नोटिस करें कि मेरे पास कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो कि दूसरे कॉलम से मिलकर बने मैं पहले काम करता हूँ कि इसमें एक इसकी रिड्यूस रो फॉर्म बना रहा हूँ। शॉर्ट में बोलो रिड्यूस रो फॉर्म बनाते हैं। और रिड्यूस रो फॉर्म बनाना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अभी वेरी सिंपल, इसको आप क्या करोगे, आप कहोगे इसमें R2 - 2 R1 कर लीजिए, R3 + 3 R1। तो दिस इज फर्स्ट रो में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। सेकंड रो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। और थर्ड रो में हमारे पास क्या बचेगा ना भाई, 0 आएगा और दिस इज अगेन 0 हो जाएगा। इसको 3 में मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दोगे तो दिस इज। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी रिड्यूस रो इक्वेशन फॉर्म बनाना, तो रिड्यूस रो इक्वेशन फॉर्म बनाने के लिए एक दो स्टेप्स और करूँगा मैं। ये जो आपके 0 वाली रो होती है ये पूरे हमने कहा है कि जब भी पूरी रो 0 हो जाए इसको मैट्रिक्स के बिल्कुल लास्ट रो में फेंक दिया जाता है, बिकॉज इसमें तमाम पेपर्स प्रीवियस रो के पेपर से राइट साइड पे लाई करना चाहिए। तो मैं ये करता हूँ कि हमने सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज किया, साथ साथ मैंने ये किया कि ये जो आपके पास वाली रो थी सेकंड रो जो बन चुकी है, जो पहले थर्ड की और सेकंड बन चुकी है, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया। तो एक ही स्टेप, दो स्टेप्स के अंदर मैंने पूरी रिड्यूस रो इक्वेशन फॉर्म बना चुका हूँ। और यू कैन सी ये आपका पिवट है, ये दिस इज ऑल्सो अ पिवट। आपका होता ही है कि जिस कॉलम में पिवट होता है these दो कॉलम्स होते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स कहलाते हैं। जो जिस कॉलम में पिवट्स होते हैं वो कॉलम लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, यानी कि मैं इस मैट्रिक्स में कह सकता हूँ मेरे पास दो कॉलम, फर्स्ट कॉलम A1 के नाम से जो कॉलम है और दूसरा A3 के नाम से जो कॉलम है, these two columns are actually linearly independent। और बाकी ये जो बीच वाला कॉलम है जिसमें 0 वेक्टर आ रहा है पूरा का पूरा, ये हमारा A1 और A3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बन रहा है। तो हमारे पास जैसे मैंने आपसे कहा है कि बेसिस निकालने का मकसद ये होता है कि वो तमाम वेक्टर्स को आइसोलेट कर दें, उन तमाम वेक्टर्स को निकालें जो कि आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और ये काम होता कैसे, सिंपल रिड्यूस रो इकोनॉमिक फॉर्म हमें सब कुछ बता देती है कि कौन सा कॉलम ऐसा है जिसमें पिवट आ रहा है। जिन कॉलम्स में ये बात नोट कर ले, मैं इधर लिख लेना गड़बड़ी दूंगा मुझसे, कि जिन कॉलम में पिवट्स होते हैं these columns are linearly independent, और जिस कॉलम में पिवट नहीं होता हम उसको कहते हैं ये फ्री वेरिएबल है, मतलब डिपेंड कर रहा है बाकी पर डिपेंड। तो हमारे पास इस वाले केस में हमारे पास A1 और A3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। तो मैं इधर ये कहूँगा कि बेसिस फॉर कॉलम स्पेस जो है, पूरा कॉलम स्पेस की जो बेसिस है वो फर्स्ट और थर्ड कॉलम्स है। अच्छा, रिड्यूस रो इकोनॉमिक फॉर्म बनाने के बाद हम देखते क्या है कि जिन कॉलम्स का पिवट है आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ए में निकालते मैट्रिक्स ए में से, ठीक है। एक्चुअली होता है कि आप
किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर रिड्यूस रॉ इकोनॉमिक फॉर्म लगाते हैं तो वो मैट्रिक्स के कॉलम्स को चेंज कर देती है। इस वजह से हम मैट्रिक्स के कॉलम्स को चेंज हो रहा है उनको नहीं देखते, हम एक्चुअल मैट्रिक्स को देख रहे हैं। हम देखना ही चाह रहे थे लीनियर इंडिपेंडेंट कौन से, वैसे ही पता चल जाता है वो रिड्यूस रॉ इकोनॉमिक फॉर्म बता रहा है। तो मेरे पास फर्स्ट और थर्ड कॉलम यानी कि मेरे पास बेसिस जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1 2 -3, और दूसरा बेसिस जो आ रहा है इस केस में वो 1 2 1। जीरो वेक्टर कहीं पर भी किसी भी सेट में जीरो वेक्टर आ जाता है तो वो सेट लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं रहता और डिपेंडेंट हो जाता है। एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ इसमें ताकि बात आपको आती है। ओके जनाब, अगेन बेसिस फाइंड करना है। तो बेसिस फाइंड करने के लिए मैं अगेन क्या करता हूँ इसकी रिड्यूस्ड रॉ इकोनॉमिक फॉर्म, शॉर्ट में लिखा हूँ रिड्यूस्ड रॉ इकोनॉमिक फॉर्म, वो निकाल लो। तो क्या लिखने गया, ये काम कर लेते हैं। रिड्यूस रॉ इकोनॉमिक फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, काम में अगर ये करूँ कि R2 -R1 अगर कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 1 3 8 R2 -R1 मीन्स दिस विल बिकम 0 -1 हो गया, -2 हो गया, 0 1 2। इसके ऊपर आपने फर्दर एक और दफ़ा सिंपल सी आप ये कर लोगे R3 + R2 कर लूँगा अगर मैं, तो 1 3 8 और ये हो गया 0। साथ साथ मैं ये भी कर रहा हूँ कि नेगेटिव टाइम्स ऑफ R2 भी इसके साथ साथ कर रहा हूँ। ये हो गया 0 1 2 हो गया, ये पूरी आप देख सकते हो सेकंड और थर्ड में सेम, तो 0 0 0। अब आपको रिड्यूस रॉ इकोनॉमिक फॉर्म चाहिए तो हमें पता है कि रिड्यूस रॉ इकोनॉमिक फॉर्म होती है इसमें तमाम पिवट्स 1 के बराबर होते हैं, और पिवट्स के जिस कॉलम में होते हैं उसमें सिलेक्ट पिवट होना चाहिए, बाकी छुपने चाहिए। सो देयर आर 2 पिवट्स, फर्स्ट और थर्ड और सेकंड कॉलम में पिवट मौजूद है। तो आप अगर इस पे अप्लाई करें, आप दोबारा से मुझे एक्चुअली ये वाला फर्स्ट वाला कॉलम पे जो पिवट है इसका कोई मसला नहीं है, इसके नीचे तमाम जीरो है, ऊपर तो कुछ है नहीं। सेकंड कॉलम में जो पिवट है उसके नीचे जीरो ऑलरेडी इकोनॉमिक फॉर्म में आ चुके हैं, इसके ऊपर इस 3 को मुझे जीरो बनाना है। तो इस 3 को जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये बन जाएगा मेरे भाई R1 -3 टाइम्स ऑफ R2। सो ये जीरो हो जाएगा, -3 टाइम्स ऑफ R2 यानी कि 2 × -3 -6 + 8 -6 + 8 मीन्स ये हो गया 2। सो यू कैन सी कि हमारे पास जो पिवट्स हैं वो फर्स्ट और सेकंड कॉलम्स में आ रहे हैं। तो यानी कि बेसिस और कॉलम स्पेस का बेसिस बनता है, यानी कि मेरे पास इंडिपेंडेंट कॉलम कौन कौन से हैं वो मुझे रिड्यूस रॉ इकोनॉमिक फॉर्म में बताया कि यार लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स जो है ना ये आपके पहले और दूसरे हैं। एक्चुअल मैट्रिक्स में देखते हैं, एक्चुअल मैट्रिक्स में जो वो कॉलम्स हैं वो क्या है, वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। वो है हमारे पास 1 1 0, और दूसरा है हमारे पास 3 2। तो ये हमारे पास बेसिस बनने कॉलम स्पेस। एक चीज़ अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, बेसिस निकालने तो निकल चुके हैं, लेकिन बात आपसे जैसे मैंने कहा है कि हम लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कलेक्ट करना चाह रहे हैं। मतलब बात हुई है ना जो आप लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं, फीचर्स कलेक्ट करना चाह रहे हैं डेटा में से, डायमेंशन रिड्यूस करना चाह रहे हैं डेटा की, यानी कि जो कि डिपेंडेंट चीज़ है बाकी चीज़ों पर डिपेंड करके हम उस चीज़ को अलग करना चाह रहे हैं। मुझे पता ही चला कि पूरा मैट्रिक्स सेम है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम इंपॉर्टेंट है, बाकी जो थर्ड कॉलम है वो इन दो कॉलम से ही मिलकर बनना है। और आप क्लियरली बात देख सकते हो, अगर मैं नाम दे दूँ वेक्टर्स का, मेरे पास पहला कॉलम A1 है, A2 है और A3, इनका नाम मैंने अपने सारे लिए दिया। ये थर्ड फर्स्ट कॉलम ऑफ ए एंड सेकंड कॉलम ऑफ ए एंड थर्ड कॉलम। तो इसमें आप एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा ये जो A3 है ना, या ये जो A3 है
कि एक्चुअली आपको अगर मैं कॉलम A1 जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसका चॉइस कर दूं, जैसे मैंने कहा है कि थर्ड कॉलम फर्स्ट टू कॉलम से ड्राइव हो रहा है, यानी कि जनरेट कर रहा है, फर्स्ट टू कॉलम को जनरेट करने का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन से करना। तो फर्स्ट कॉलम का चॉइस कर दें और सेकंड कॉलम का कर दें, उसका भी चॉइस करें। उन दोनों को चॉइस करके आप ऐड करें ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी मैथ्स है। अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 3 6 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। और इसी तरह से आप इसको देखो, 2 1 2 2 4 4 होगा, 6 6 आ गया। इसको 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस 2 0 प्लस 2 2, यानी कि क्लियरली यू कैन सी यार ये जो हमारा A3 है ना, वो बेकार, मतलब बेकार से निकाल दिया गया, वो इन दो पे डिपेंड है। सही है, तो ये हमारे पास सीमा में अगर आप एक चीज़ देखो, रैंक पढ़ाया था ना मैंने, रैंक के बारे में अगर आप, जी, मैट्रिक्स का रैंक पढ़ाया था ना। हाँ तो क्या होता है, पढ़ाया तो बताएं। ये ना पूछे नहीं, क्या होता है रैंक। जी जी, नंबर ऑफ पिवट्स, नंबर ऑफ नॉन आफ्टर रिड्यूस लॉ इकोनॉम या सिर्फ इकोनॉम बनाने के बाद जो नंबर ऑफ पिवट्स होते हैं, या दूसरे लफ्जों में नंबर ऑफ नॉन जीरो लॉस, एक ही बात है, तो वो काउंट किए जाते हैं रैंक में। तो पिवट्स काउंट करते हैं आफ्टर इकोनॉम या रिड्यूस लॉ। हाउ मेनी पिवट्स आर देयर, तो यू कैन सी रैंक इस मैट्रिक्स का आ रहा है। रैंक टू आने का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर, रैंक टू आने का मतलब इन सब बातों का मतलब एक है। रैंक, रैंक के बारे में हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी पहले, उसमें हमने कहा कि यार ये जो चीज़ होती है ना, ये नंबर ऑफ पिवट्स होते हैं। नंबर ऑफ पिवट्स किसके, इक्लोन फॉर्म के या रिड्यूस इक्लोन फॉर्म की बात है। मैं फिलहाल आर ई एफ लिख रहा हूँ, लेकिन ये आर ई एफ के लिए भी है, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म के लिए भी यही है, और सिर्फ इक्लोन फॉर्म के लिए भी है। और अगर आप ये कर लो, ये बात करो, या फिर ये कह लो कि यार नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स काउंट कर लो उसके, किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स काउंट कर लें, इसके कॉलम स्पेस के बेसिस वेक्टर काउंट कर लें, उसका मतलब ये है। रैंक की डेफिनेशन में नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर कह लो, नंबर ऑफ पिवट्स कह लो, सब बातों का एक ही मतलब। सब है, ये हो गई कॉलम स्पेस की कहानी। अब आते हैं हम रो स्पेस के ऊपर। सेम एग्जाम्पल है। सेम मैट्रिक्स पे काम कर रहा हूँ मैं समझाने के लिए। मेरे पास मैं आपसे बोलता हूँ कि फाइंड बेसिस फॉर रो स्पेस ऑफ ए। तो सेम मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 1 0 ले लिया, 3 2 1 8 6 2। इसके रिड्यूस लॉ इक्वेशन फॉर्म ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वही सेम चीज़ है। रिड्यूस लॉ इक्वेशन फॉर्म हम ऑलरेडी इसकी बना चुके हैं, विच वाज 1 0 2 0 1 2 0। आप बेसिस किसी भी चीज़ के निकाल रहे हो, लॉ स्पेस के निकालें, कॉलम स्पेस के, या फिर पीछे जनरल स्पेस निकाल रहे हो, सब में हमें रिड्यूस लॉ इक्वेशन फॉर्म बनानी ही पड़ती है। तो मैंने बना लिया। अब मैं लॉ स्पेस के बेसिस कैसे निकालता हूँ बता रहा हूँ। कॉलम स्पेस में तो हमने कहा था कि इक्लॉन फॉर्म बनाते हैं, इक्लॉन फॉर्म जब बनाते हैं किसी मैट्रिक्स की, तो उसके कॉलम्स को चेंज कर देते हैं, तो इसलिए हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स ओरिजिनल मैट्रिक्स में देखते हैं। जबकि मुझे जब लॉ स्पेस की बात करते हैं तो हमें लीनियर इंडिपेंडेंट नोड्स चाहिए। तो लीनियर इंडिपेंडेंट नोड्स जो होती है लॉ स्पेस की, तो मैं अगर सिंपली ये करूँगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्चुअली रेडियस लॉ इक्लॉन फॉर्म बनती है उसमें लिख लेते हैं। बेसिस फॉर लॉ स्पेस ऑफ ए जो बनेगा, वो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक मेरे पास है 1 0 2, इसको मैं ये लॉ में आ रहा है, लॉ में थोड़ा सा ना एक्सपेंड होने लगता है, इसको मैंने ऊपर ट्रांसपोर्ट समझते ना यार। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कॉलम, लॉ है तो कॉलम बना लो, कॉलम है तो रो बना लो।
या चाहे तो इसका पूरा यूज किया 0 थोड़ा डाउन हो गया। अच्छा जनाब, तो बेसिस निकाल लेते हैं हम। यू कैन सी कि हमारे पास दो पेमेंट रॉस आ रही है। तो दो पेमेंट रॉस जो है आपके पास रिड्यूस रॉ इक्वल फॉर्म की, यही हमारे पास बेसिस होती है रॉ स्पेस की। क्योंकि हमारे पास ये लीनियर इंडिपेंडेंट रॉस है। तो मैं कह रहा था कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में 102 और दूसरा ही रॉ इसी के आगे इस फॉर्म में आप चाहें तो लिख लें 0 1 2। मैंने कहा भाई यार एक्सपेंडेड फॉर्म में कर, इसको मैं सही कह रहा। तो ये आ रहा है 0 1 2 का ट्रांसपोज। तो हमारे पास कहने को इस मैट्रिक्स में तीन रॉस है। लेकिन इंपॉर्टेंट रॉस जो है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड रॉ है। बाकी जो थर्ड रॉ है वो एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड रॉ से ही ड्राइव होगी। तो इसमें भी आप इसी तरह से बात देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। थोड़ी सी हिट एंड टेल मेथड से इसकी वैल्यूज को करके देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो थर्ड रॉ है ना, R3 के नाम से जो थर्ड रॉ है, ये फर्स्ट टू रॉ से ही ड्राइव हो रही है। तो आप ऐसे देख रहे हैं, आपने अभी दो ऑपरेशंस लगा के ही आपको आइडिया हो गया कि हमारे पास पूरी रॉ जीरो होने का मतलब ही यही है कि हमारे पास ये जो पूरी रॉ जीरो हो गया, इसका मतलब यही है कि हमारे पास कि ये वाली रॉ जो है प्रीवियस टू रॉस पे डिपेंड करने इस वजह से जीरो। जीरो वेक्टर कभी भी आ जाए समझ जाए कि लीनियर डिपेंडेंट का केस आ गया। तो इसलिए हम उस वेक्टर को उड़ा देते हैं किसी भी सेट में। अगर जीरो वेक्टर आ जाए तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट वो सेट नहीं रहता, इसलिए हम जीरो वेक्टर को हटा देते हैं। बाकी क्या मतलब जीरो वेक्टर का मतलब पूरी रॉ जीरो वेक्टर है, बाकी हमारे पास जो बचा है वो दिस इज द बेसिस फॉर रॉ स्पेस। अगेन आप इसमें एक बात देख सकते हो कि रैंक अगर आप इसका निकालो मैट्रिक्स का, जैसे हमने पीछे देखा कि रैंक इज एक्चुअली नंबर ऑफ पिवट्स या फिर नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर इन रॉ स्पेस। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ पिवट्स कह लो या नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स, किसके बेसिस वेक्टर ऑफ, चाहो तो आप कॉलम स्पेस के बेसिस काउंट करो या रॉ स्पेस के बेसिस काउंट करो, दोनों के नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर हमेशा सेम आते हैं। डिवाइडिंग है और मतलब और डिफरेंस भी किसी के भी आप बेसिस काउंट करो, उनका आंसर हमेशा नंबर ऑफ बेसिस दोनों के सेम आते हैं। रॉ स्पेस और कॉलम स्पेस के नंबर ऑफ बेसिस सेम आते हैं। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड बेसिस फॉर रॉ स्पेस एंड कॉलम स्पेस। वहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं बता, फिर मैं इसी टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ूँगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। कॉलम स्पेस रॉ स्पेस के एक फ़ायदा होता है। हम जो टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, हम मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन की बात कर रहे थे। हमने मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन की एक टाइप पढ़ ली थी व्हिच वाज डायगोनलाइजेशन। उसमें आपने देखा था मैट्रिक्स को फैक्टर बना रहे थे, तीन मैट्रिसेस लिख रहे थे। मैट्रिक्स की एक और फैक्टराइजेशन होती है, दैट इज कॉल्ड रैंक फैक्टराइजेशन। आप इस टॉपिक में अभी देख रहे हो मैं रैंक वगैरह की बात कर रहा हूँ, इस वजह से इसका नाम रैंक फैक्टराइजेशन है। आपने पिछले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें तो यार आपने देखा था ना यार, ये जो डायगोनलाइजेशन होती है या मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन होती है, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होती। डायगोनलाइजेशन की कंडीशन हमने पढ़ी थी यार, उसमें नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स जो है वो मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए तो डायगोनलाइज होगा। और उसमें दूसरी बात ये भी है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है, क्योंकि हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, इस वजह से मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है। ये वाला जो मेथड है इसमें हम ये कहते हैं कि यार ये जो कोई भी मैट्रिक्स आप उठा लो उसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रैंक फैक्टराइजेशन। रैंक फैक्टराइजेशन को में होता ही है कि ए इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बाय आर। सिर्फ दो चीज़ें, एक सी होता है, दूसरा आर होता है। व्हाट इज सी है यार? सी जो है ना, मैंने शॉर्ट मनी शॉर्ट में लिखा है, सी इज एक्चुअली
कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, और आर जो है मैंने इसको मजीद शॉर्ट में करके लिखा, दिस इज एक्चुअली रॉ स्पेस ऑफ ए। मैट्रिक्स को जब भी आप कॉलम स्पेस रॉ स्पेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हमेशा इसका प्रोडक्ट लेंगे, रॉ स्पेस और कॉलम स्पेस का बेसिस वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे, तो ये हमारे पास वापस मैट्रिक्स ए आ जाता है। अभी आपने जो प्रीवियस करंट एग्जांपल सॉल्व किया ना, मैं अगर उसी एग्जांपल पे बात करूँ तो आप उसमें बात नोटिस कर सकते हैं। मेरे पास वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये मैट्रिक्स का इधर स्क्वायर होना कोई शर्त नहीं है। हमारे पास इधर मैट्रिक्स जो दिया हुआ था वो वाला मैट्रिक्स अगर मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ आपके सामने, डेट वॉज 1 1 0 और 3 2 1 था यहाँ पे, और यहाँ पे 8 6 2 था। हमने इसका बेसिस फॉर कॉलम स्पेस और बेसिस फॉर रॉ स्पेस बनाए थे। ये कॉलम स्पेस के बेसिस बने थे और ये रॉ स्पेस के बेसिस। अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लूँ, यानी कि मैं आपसे बोलूँगा ये जो बेसिस लिखे ना कॉलम स्पेस के, तो मैंने हाथ से लिखा है ना, कॉपी पेस्ट कर दूँगा। मैंने बेसिस निकाले हैं कॉलम स्पेस के, मैंने कहा भाई मुझे मैट्रिक्स सी चाहिए, मैट्रिक्स सी आ जाएगा। मैट्रिक्स सी क्या है, हमने कहा था भाई इसमें दो बेसिस वेक्टर्स आए थे, जो ऊपर आए थे मैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। 1 1 0 3 2 1, 1 1 0 3 2 1, 1 1 0 3 2 1। ये तो निकाला था, मैंने कहा ना कि सी जो है क्या, कॉलम स्पेस ऑफ ए के बेसिस, क्या तो लिखने हैं इसके साथ, कॉलम स्पेस ऑफ ए के बेसिस का भी होती है यहाँ पे, और रॉ स्पेस ऑफ ए के बेसिस, ठीक है। और आर जो आपने निकाला था मतलब आर क्या था, ट्रांसपोज लेके मैट्रिक्स बना रहा, 1 0 2 0 1 2, 1 0 2 0 1 2। So R was 1 0 2 और 0 1 2, इसका ट्रांसपोज था ना, तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 0 2 0 1। अगर मैं इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूँ तो मेरे पास ये मैट्रिक्स फैक्टराइज हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू सी आर। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूँ। ए आपका जो है वो दिया हुआ है 1 1 0 3 2 1 8 6 2, और सी आपके पास दिया हुआ है 1 1 0 3 2 1, और आर जो आपने निकाला है डेट इज 1 0 0 1 2 2। भाई तो ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अगर आप इसमें मैट्रिसेस के ऑर्डर देखें तो यू विल सी के हमारे पास ये जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/3 का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/2 का, और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3 का। ये जो नंबर होता है हमने पढ़ा है कि यार ये दो नंबर से होने चाहिए, ये जो 2 आया, अगर आप ऊपर देखें हमारे पास रैंक क्या आया था मैट्रिक्स का, 2 आया था, दिस इज एक्चुअली रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यानी कि हमने एक बात पढ़ी यहाँ पे, बात को अगर समराइज करें, मेरे पास कभी भी मैं ए इक्वल्स टू सी आर जब भी निकालूंगा, ए इक्वल्स टू सी आर, ए इक्वल्स टू सी आर जब भी आप निकालेंगे तो होता यह है कि हमारे पास लेट सपोज इस मैट्रिक्स का जो रैंक दिया हुआ वो आर के नाम से इस मैट्रिक्स का रैंक है, मैंने इसका नाम दिया आर, क्योंकि मैट्रिक्स है आर, उसका रैंक है, उसका नाम मैंने आर नाम दिया उस मैट्रिक्स का। तो होता यह है कि आप जब भी इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स दे दिया जाए उसको आप जब रैंक फैक्टराइजेशन जब भी करते हैं तो आपको सी मल्टीप्लाई बाय आर मिलता है। सी का जो ऑर्डर होता है वो एम क्रॉस आर होता है, व्हाट इज आर, आर इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और जो आर का ऑर्डर होता है वो आर क्रॉस एन का मैट्रिक्स होता है, व्हाट इज आर, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होता है, दिस इज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो यानी कि इसी वजह से इसका नाम रैंक फैक्टराइजेशन इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे रैंक वाइज मैट्रिक्स को फैक्टराइज कर रहे हैं। अब व्हाट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का, आप के पास जो भी मैट्रिक्स है एन और एन, हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का आप जब भी मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे ना, रैंक ऑफ ए, ये रैंक ऑफ ए जो है आर की जो वैल्यू है ये एम और एन का मिनिमम निकालो उससे छोटी होती है उसके बराबर। तो यानी कि आपने क्या किया, हम लोग बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन हमें यहाँ से समझ में आती है कि आप कह रहे हो कि आर जो है या तो एम और एन से के बराबर होगा
एम और एन के अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब है ये रैंक फुल रैंक मैट्रिक्स कहलाता है, और अगर हमारे पास एम और एन से छोटा हो जाता है तो ये रैंक डेफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम जो एक बात कहते हैं ना यार, ये जो डेटा में जो फीचर रिडक्शन डायमेंशन रिडक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास रैंक फैक्टराइजेशन को यूज करके हम डायमेंशन रिडक्शन कर सकते हैं। आपने ऊपर वाले जो मैट्रिक्स देखा उसमें भी यही हो रहा था कि हमने डायमेंशन को रिड्यूस किया, जो एग्जाम्पल किया डायमेंशन को रिड्यूस किया इस वाले मैट्रिक्स में। इस एग्जाम्पल को अगर आप दोबारा देखें तो इसमें मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मैं इस वाले में अगर ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो मैट्रिक्स को वापस मल्टीप्लाई करोगे गिवन मैट्रिक्स आ जाएगा। इसमें आप एक बात देख सकते हो कि मैं ये जो आर का पहला कॉलम है इसको जब मैं सी के मतलब 10 को अगर मैं सी के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आर के सेकंड कॉलम को सी के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा मुझे मैट्रिक्स ए का सेकंड कॉलम मिल जाएगा। ये आप पूरी करके देख सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन एनालिसिस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको कई दफा कर चुके हैं। सिमिलरली आप अगर ये देखो, अगर मैं मैट्रिक्स आर के थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ सी के साथ जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे कॉलम वन का मैट्रिक्स ए के कॉलम वन का टॉइस प्लस कॉलम टू का टॉइस ये मिलकर मुझे ये वाला चीज़ मिली। तो ये जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था ना कि हमारे पास A3 जो है थर्ड कॉलम जो है वो एक्चुअली चीज़ है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली बात नजर आ रही है कि यार ये यहाँ से यार ये तो डायमेंशन रिड्यूस हो गई, जो मैट्रिक्स का रैंक है उस हिसाब से इसकी डायमेंशन रिड्यूस हो गई, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात करनी है। और ये सारा जो कमाल था, ये एक सारा कमाल था बेसिस का, यानी कि लीनियर इंडिपेंडेंस होने का कमाल था। इसके पीछे लीनियर इंडिपेंडेंस से कमाल है जो डायमेंशन रिड्यूस कर दिया। तो ये हमारे पास टॉपिक था। इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी भी तो बता दें, मैं एक एग्जाम्पल इसकी एक एप्लीकेशन है जो मैंने करी थी तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एनी क्वेश्चन? अच्छा, आपका जैसे अभी हमने बात डिस्कस करी कि हमारे पास ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसकी एक एप्लीकेशन जो है हमारे पास डायमेंशन रिडक्शन है। तो आपको पता है कि क्लाइमेट में जब भी बात की जाती है तो हमारे पास जो डेटा सेट्स होते हैं ना वो बहुत लार्ज डेटा सेट्स होते हैं। अब हम पूरे पूरे लार्ज डेटा सेट्स के ऊपर काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम ये इसमें ये चाहते हैं कि किसी तरह से उसमें डायमेंशन को रिड्यूस किया जाए। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान का 4 सिटीज़ का डेटा लिया और उस डेटा के ऊपर जो है ये काम किया, ये सी आर फैक्टराइजेशन जिसे आप कह रहे हो या रैंक फैक्टराइजेशन कह रहे हो, सी आर फैक्टराइजेशन कह रहे हो, और उसमें रॉ स्पेस में फैक्टराइज किया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया तो देख रहे हैं कि उसमें हो गया एक्चुअली। तो लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास ये जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, पावर पॉइंट में मैं टाइप कर नहीं पा रहा था, मुझे नहीं समझ में आता मैट्रिक्स यहाँ पे टाइप कैसे होगा। इस मैट्रिक्स को आप इसी तरह से पढ़े कि ये हमारे पास 10 15 20 15 ये पहली रो हो गई, दूसरी रो ये आपकी 50 80 100 70 और 100। ये 4 सिटीज़ का डेटा है। सिटीज़ मैंने तो दिया यहाँ पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा। ये मानसून रेनफॉल होती है आपको पता है पाकिस्तान में जुलाई टू सितंबर, मेरे जून में भी कुछ शहरों में शुरू हो जाती है। कराची में यूजुअली वैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर में होती है, लेकिन जो मानसून का सीजन एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है वो मिड ऑफ द जून से स्टार्ट हो जाता है। तो हर जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 4 डेटा सेट्स हैं और 4 सिटीज़ हैं। तो ये डेटा सेट इसी तरह का है कि हमारे पास फर्स्ट रॉ इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट सिटी विच इज़ कराची, और दूसरा शहर जो है लाहौर है, और तीसरा शहर जो इस्लामाबाद है, और फोर्थ सिटी इज क्या नाम है। एक बात यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आप सब जानते हैं कराची में चूँकि रेनफॉल होती है, मतलब हमारे यहाँ तो खैर थोड़ी सी भी रेनफॉल होती है तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, यहाँ का निज़ाम ऐसा। लेकिन रेनफॉल जो है एज़ कम्पेयर टू पंजाब साइड, यहाँ पे कराची और बलूचिस्तान में रेनफॉल कम है। तो हमारे पास अगर आप देखें फर्स्ट रो और फोर्थ रो, कराची और कोयटा यानी कि सिंध और बलूचिस्तान, इसमें रेनफॉल आप देख रहे हो कम है। और बाकी जो दो बीच के हैं कराची के बाद लाहौर और इस्लामाबाद, सेकंड और थर्ड रो, इसमें आप देख सकते हो रेनफॉल ज़्यादा होगी। और ये हमारे पास कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉलम्स एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 शहर 4 महीने में लिए ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर। ये 4x4 का डेटा लिया, लेकिन जैसे अभी हमने एग्जाम्पल्स वगैरह में डिस्कस किया, नॉट नेसेसरी कि ये डेटा स्क्वायर और जनरली ये कोई भी सर्च का डेटा हो सकता है, मैंने 4x4 का
जयपुर 4x4 की लाइट। अच्छा जनाब, तो ये हो गया। अब ये मतलब उसी डेटा सेट को थोड़ा सा विजुअलाइज किया हुआ कि हमारे पास जून में कौन कौन सी सिटीज़ में किस तरह से हुआ। वैसे हमने डिस्कस किया जैसा ऑलरेडी। जून में कराची में और कोयटा में आप देख सकते हो बारिशें कम है। ग्रीन जो है इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें बारिशें सबसे ज़्यादा होती हैं। लाहौर में एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद कम होती है, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद जो है ये हमारे पास मेन सिटीज़ हैं। मूनसून रीजन जिसे कहते हैं, पाकिस्तान का मेन मूनसून रीजन। पंजाब का जो एरिया है ना, वो मेन मूनसून रीजन है जहाँ पर मूनसून एक्चुअली होती है। सिंध में भी होती है, ये बात नहीं है सिंध में नहीं होती। तो जब बारिश होती है तो पानी आता है। तो हमारे पास बारिश है एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे कम है। तो हर महीने में आप देख सकते हैं कि यार बारिशें जो है ना वो इन शहरों में ज़्यादा है। पंजाब वाले में, लाहौर इस्लामाबाद में ज़्यादा है, कराची कोयटा में कम। तो ये हमारे पास ट्रेंड जैसे हमने डिस्कशन की कि कराची और कोयटा जो है हमारे पास निस्बतन बारिशें कम होंगी, इस वजह से इसको ड्राई सिटीज़ कह सकते हैं। और लाहौर इस्लामाबाद में मानसून ज़्यादा होती है। तो एक बात जो समझ में आती है वो यही समझ में आती है इस मैट्रिक्स को देखते हुए कि यार होना ये चाहिए कि मेन जो रीजन है हमारा, जैसे हम कहते हैं ना कि डोमिनेटिंग चीज़ को अलग करना, आइसोलेट कर दें। मेन चीज़ है उसको आइसोलेट कर दें, बाकी चीज़ें जो बेकार की चीज़ें जिनमें कोई खास फीचर नहीं है उसको हम डेटा से उड़ा दें। तो बज़ाहिर इसमें नज़र ऐसे ही आता है कि हमारे पास ये जो डेटा होगा, ये जो मैट्रिक्स है, इसका रैंक 2 होगा। लेकिन ये तो हमारा इतिहास आ रही है, ये तो खैर 4x4 का डेटा है। लेकिन आप जब कोई वैसे डेटा पे काम करोगे तो वो डेटा काफ़ी लार्ज डेटा सेट्स होता है, उस पर आप काम कर रहे हो तो उस पर तो हमें वैसी बातें पूरा करना पड़ेगा। तो बहरहाल अब इसके ऊपर हमने पहले मैट्रिक्स सी निकाला। मैट्रिक्स सी कैसे निकालते हैं ये मालूम, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग बैठ के खुद निकाल सकते हैं। और आप जो गिवन मैट्रिक्स है इसकी रिड्यूस लॉ इक्वेशन फॉर्म बनाई है, नंबर इसके बड़े हैं। मैंने इसको वैसे ही सॉफ्टवेयर से करके इसका जस्ट डेटा यहाँ पर लिख दिया था। सी रिड्यूस लॉ इक्वेशन फॉर्म बना के मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकाल, अगर आपको समझाया जा रहा है उसमें क्या है। सिमिलरली सी बना लिया और फिर आर बना लिया। सी बनाने में आप ये देखो जैसे सी में क्या होता है कि बेसिस वेक्टर्स लिख देते हैं। बेसिस वेक्टर्स बनते हैं हमारे पास जिन कॉलम में पिवट आ रहा होता है वो कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स में देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो सिर्फ दो कॉलम्स आ रहे हैं। अभी दो कॉलम्स कौन कौन से हैं अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, हमारे पास फर्स्ट कॉलम 10 15 16 17, ये पहला कॉलम इज ऑफ, मैं आई एम सॉरी कि मैंने शायद उल्टा बता दिया। इसमें लॉस जो है ना ये रिप्रेजेंट करनी है मंथ्स को, और कॉलम्स जो है सिटीज को रिप्रेजेंट करना है। मैंने उल्टा बोल दिया। तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम आया जिसमें पिवट आ रहा है, और कौन सा 15 18 19 20, और कौन सा 15 18 19 20। हाँ, फर्स्ट और सेकंड कॉलम सिर्फ इनमें पिवट आ रहा है, बाकी थर्ड और फोर्थ कॉलम में पिवट नहीं आ रहा। तो यानी कि कॉलम स्पेस में फर्स्ट टू कॉलम्स आ रहा है। इसी तरह लॉ स्पेस निकाली। लॉ स्पेस हम जानते हैं कि यार लॉ स्पेस जो है ये इसमें सिर्फ लॉ लिख देते हैं रिड्यूस लॉ इक्वल, तो ये बेसिस लॉ स्पेस के बन जाते हैं। इनको आप मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब ये सी और आर क्या रिप्रेजेंट कर रही है इसको यहाँ पे इसको बताया हुआ है कि सी और आर जो है किस तरह से डायमेंशन रिड्यूस कर रहा है। तो सी जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट रेनफॉल पैटर्न है, और आर जो है स्ट्रेंथ ऑफ ईच पैटर्न बाय मंथ है। ये मंथ वाइज है, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 4 मंथ्स है कॉलम के अंदर आ रहा है, और बस कॉलम मतलब आर के कॉलम्स के अंदर आ रहे हैं। यानी कि वन जो है हमारे पास जून है, वन जो है जून है, और जीरो जो है जुलाई है, अगस्त इज 2, सेप्टेम्बर इज 1.5। और सिमिलरली हमारे पास आर जो है सेकेंड राउंड है, हमारे पास इसमें जून जो है अगस्त सितंबर, इस तरह से ये आर नहीं होगा। और सी जो है रेनफॉल पैटर्न है। रेनफॉल पैटर्न हर सिटी के रेनफॉल पैटर्न अलग अलग करके दिखा रहा है, हर सिटी वाइज बता रहा है। ये लॉ वाइज तो अगर आप देखो तो सिटी वाइज तो आपको इसमें पता चल रहा है कि कौन सी सिटी में किस तरह से। तो ये हमारे पास डायमेंशन रिडक्शन, भारत में एक एग्जाम्पल इस तरह से दी थी। इसी तरह आपको किसी भी डेटा की डायमेंशन रिड्यूस कर दिया तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं चीज़ को। एनी क्वेश्चन? क्या जरूरी है? आप लॉ स्पेस में पूछ रहे हैं?
ये जो एग्जांपल मैंने करी थी ये वाली। हाँ 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 बिल्कुल वो कर सकते हैं। वो शुरू में जो भी होगा आप अपने शुरू में डिफाइन कर दें, उस हिसाब से फिर सी और आर में भी वैसी वाले चेंजेस उस हिसाब से आएंगे। अगर मैं शुरू में इस डेटा को पूरा मतलब डेटा का ट्रांसपोज लेना तरीके से आप ये कह रहे हो, तो डेटा का ट्रांसपोज लूंगा तो सी और आर में उस हिसाब से चेंजेस आएंगे, फिर सी और आर पैटर्न भी उस हिसाब से डिफाइन करेंगे। आप उसका ट्रांसपोज लेके भी करोगे ना तो सी और आर का पैटर्न फिर भी वही रहेगा। मतलब आर जो है सी जिस चीज़ को अभी डिफाइन कर रहा है वो आर डिफाइन करेगा, और आर जिस चीज़ को अभी डिफाइन कर रहा है वो सी डिफाइन करेगा। एक्चुअली आपका जो सवाल है इस हिसाब से मैं इसको यूँ भी बोल सकता हूँ कि हमारे पास अ, अगर आप बात करें किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर वॉल स्पेस निकालो उसकी, या फिर मैं आपको बोलूँ कि इस कॉलम स्पेस निकालो ट्रांसपोज की, दोनों का मतलब एक ही है। या वाइस वर्सा मैं आपको बोलूँ कि वॉल स्पेस में मैं आपको बोलूँ वॉल स्पेस निकालो ट्रांसपोज की, या कॉलम स्पेस निकालो एक ही, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो मतलब आपको कहने का जवाब यही है कि ट्रांसपोज ले रहे तो वो पैटर्न बाद में उस हिसाब से फिर चेंज। अभी जो सी डिफाइन करेगा बाद में आर डिफाइन करेगा, ट्रांसपोज लगेगा, और जो आर डिफाइन करेगा वो सी डिफाइन करेगा। लेकिन रैंक पे कोई फर्क पड़ता नहीं है ट्रांसपोज करने के बाद। ओके जनाब, अब आते हैं वापस अच्छा, हमारे पास एज सच किसी भी वेक्टर स्पेस के फोर फंडामेंटल सब स्पेसेस होते हैं, और इसके बारे में हम ये कहते हैं कि देयर आर फोर फंडामेंटल सब स्पेसेस। एक तीन तो हमने ऑलरेडी पढ़ी, वन इज कॉलम स्पेस ऑफ ए, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है हमारे पास रॉ स्पेस ऑफ ए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जैसे अभी जो डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक रॉ स्पेस ऑफ ए की बात करें या कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज की बात करें, बोथ आर सेम थिंग्स। और तीसरा फंडामेंटल सब स्पेस जो है जो हमने डिस्कस किया वो होती है नल स्पेस ऑफ ए। चौथा जो है वो होता है नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की बात हमें नहीं करते ना, तो नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज की बात भी हम करें। तो देखा जाए व्हाट इज नल स्पेस ऑफ ए, हमने कहा था भाई नल स्पेस ऑफ ए जो है ना यार, ए एक्स इक्वल्स टू जीरो में जब आप एक्स को की बात करते हैं ना, दिस इज योर नल स्पेस ऑफ ए। सिमिलरली अगर मैं नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज की बात करूँ, ए ट्रांसपोज एक्स है ना, जब एक्स का नाम चेंज करके फॉर एग्जांपल वाई रखते हैं, ए ट्रांसपोज ऑफ वाई में जो वाई होता है ना, ये नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। तो हमारे पास चार फंडामेंटल सब स्पेस होते हैं, these फोर आर कॉल्ड, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये फोर फंडामेंट ये जो सब स्पेसेस हैं, these are called, हर वेक्टर स्पेस में ये कहलाते हैं फंडामेंटल सब स्पेसेस। सही है, तो फिलहाल इस टॉपिक के लिए हम हमारे पास डिस्कशन ये है। और ये चीज़ें अगर फॉर एग्जांपल किसी भी आपको इन चार फंडामेंटल सब स्पेसेस में चार फंडामेंटल सब स्पेसेस में से किसी भी सब स्पेस निकालने का कह दिया जाए, सो वी कैन फाइंड दिस ऑल फंडामेंटल सब स्पेसेस। तो मैं फर्स्ट थ्री तो निकलवा चुका हूँ, चौथी भी सिमिलर है थ्री वाले की तरह ही है, बस ये है कि पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो। छोटा टॉपिक में डिस्कस करूँगा, फिर आज की क्लास को मैं माइंड अप करता हूँ। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, मेडिकल साइंस में आप ऑर्थो की बात होते हैं तो हड्डियों को बोलते हैं सर। मेडिकल वाले मैथमेटिक्स वाले ऑर्थो का मतलब परपेंडिकुलर होता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब ऐसे वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग इस टॉपिक, अगर मैं आपको दो वेक्टर्स दे दूँ, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर मैंने दे दिया ए बी, और दूसरा वेक्टर दे दिया फॉर एग्जांपल बी के नाम से दूसरा वेक्टर विच इज सी और बी। मैं आपसे बोलूँ यार इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले, यू डॉट वी करके होता है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इसको ऑल्सो कॉल्ड है स्केलर प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। मैं यानी कि आपसे कह रहा हूँ कि इन दो वेक्टर्स का आप लें इनर प्रोडक्ट। तो यू डॉट भी एक इसकी नोटेशन है, कुछ बुक्स के अंदर इसकी एक और नोटेशन भी यूज होती है विच इज यू कॉमा वी। और डॉट प्रोडक्ट
को डिफाइन इस तरह से करते हैं कि हमारे पास वो डॉट प्रोडक्ट होता है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई यू के, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई यू। व्हाट इज बी का ट्रांसपोज? बी का ट्रांसपोज किया आ गया सी टी, और यू को मल्टीप्लाई यू का एडिशन ए। मल्टीप्लिकेशन का तरीका यू ऑल नो के इस डायरेक्शन में जाता है, मल्टीप्लाई करोगे यू विल सी के ए सी प्लस बी डी आपको हासिल किया। इन शॉर्ट बच्चों को जब पढ़ाते डॉट प्रोडक्ट उसी तरह से पढ़ाया जाता है कि भाई डॉट प्रोडक्ट का मतलब यह होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देगा। लेकिन ये मैट्रिक्स की थियरी जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में समझना बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। तो अभी भी अगर आप देखें हमने पीछे जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म पढ़ी है ना, एक्चुअली अगर आप देखें हमें ये काम किया बी ट्रांसपोज यू ही काम किया हमें उसमें। अगर आप दोबारा से गौर से देखें, मैं दोबारा से मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाई थी ना एक मैट्रिक्स को एक वेक्टर के साथ, उसमें एक्चुअली मैंने यही काम किया था, बी ट्रांसपोज यू वाला ही काम किया। तो anyway, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यही आ गया। आपको ये बात क्लियरली पता होगी कि भाई जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है डेट इज स्केलर, रियल नंबर मिलता है। तो हमारे पास दो वेक्टर्स जो है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर ये दिया हुआ है। मैं कहूँ यार इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करो, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करो। सो आप उसमें दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यू और वी का इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यू का नॉर्म मल्टीप्लाई बाय वी का नॉर्म। नॉर्म ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, जिसे आप बचपन में पढ़ते थे फिजिक्स में, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज एक्चुअली अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। यानी कि मैं आपसे बोलूँ कोई वेक्टर है उसका नॉर्म निकालो, नॉर्म निकालने का ये है मतलब है कि वेक्टर यू के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लो और उसके ले लो स्क्वायर रूट, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। देन नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर को हम डबल मॉड्स के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल मॉड में जब बच्चों को उसको पढ़ाते थे बच्चे इंटर के बच्चे वो सिंगल मॉड यूज़ करते हैं। हम बड़े हो गए ये मतलब नहीं है कि बड़े हो गए तो डबल मॉड लगा दिया। मकसद ये है डबल मॉड लगाने का ताकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ना उससे डिफ्रेंशिएट कर सके, इसलिए हम इसको डबल मॉड लगाते हैं। सिंगल मॉड इज फॉर एब्सोल्यूट और डबल मॉड इज फॉर मैग्नीट्यूड, तो इस वजह से लगाते हैं। तो बहरहाल आपको अगर किसी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है, यू और वी के दरमियान एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, तो ये उसका फॉर्मूला जो कि हम यूज़ करके इजीली कर सकते हैं। यू ऑल नो के cos थीटा जो है ये -1 और 1 के दरमियान लाई करता है। अगर ऐसा हो जाए किसी वक्त के थीटा जो दिया हुआ है ये हो जाए 90 डिग्री के बराबर, तो cos 90 क्या होता है, cos 90 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू, cos 90 यू ऑल नो के cos 90 जीरो, cos 90 जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स का जो इनर प्रोडक्ट है वो आपको जीरो मिल जाएगा। तो एक बात समझ में ये आती है कि हमारे पास ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर, दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल उस वक्त रहेंगे जब उनका इनर प्रोडक्ट जीरो। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे केस में जब भी किसी दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जीरो तो मैं ये कहूँगा कि वो दो वेक्टर्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो मैंने ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। हम नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे, डॉट प्रोडक्ट्स और नॉर्म निकालना, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में पढ़ने का फ़ायदा हमारे पास जो आएगा वो हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस निकालना सीखेंगे, और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस निकालने के बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन का। दो टॉपिक्स लेंगे, एक है ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन के नाम से और एक होगा हमारे पास एसवीडी। दो टॉपिक्स आएंगे इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं इस क्लास लेते रहता हूँ, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिए। जी जी। हाँ असल में नल स्पेस में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, तो एक्स की वैल्यू तो सिर्फ इग्नोन से भी आ जाएगी ना, इसलिए उसमें हम इतनी ज़्यादा उसको नहीं जाते। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आए जिसमें आपको ये तीनों चीज़ों के बेसिस निकालना हो, वॉल स्पेस नल स्पेस सबके निकालना है, तो उसमें फिर आप रिड्यूस रॉ इक्वेशन फॉर्म बना लें, क्योंकि हमें कॉलम स्पेस और वॉल स्पेस के लिए रिड्यूस की जरूरत पड़ती है, स्पेशली वॉल स्पेस के लिए हमें रिड्यूस रॉ इक्वेशन फॉर्म चाहिए।